नमस्कार, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। हमारी जो सीरीज़ चल रही है, जो रिज़र्व बैंक के मास्टर डायरेक्शंस है, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं और आप जानती हैं कि मैं मास्टर डायरेक्शंस के ऊपर आपको की फीचर्स आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप अपनी बैंक को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द रेगुलेटरी रिस्क। रेगुलेटरी रिस्क क्या है ये आप जानते ही हैं, क्योंकि अगर आप कंप्लाई नहीं करोगे तो पीनल एक्शन और आपकी ग्रोथ पे बहुत बड़ा अड़ंगा आ सकता है, डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि वी हैव टू ऑलवेज़ कंप्लाई विथ द रेगुलेटरी डायरेक्शंस ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी सिलसिले में आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्कुलर के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं साइलेंट फीचर्स के ऊपर आपसे बात करूँगा और कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, वो भी मैं आपसे बात करूँगा। आज जिस सर्कुलर की हम चर्चा करने वाले हैं वो सर्कुलर है दी डायरेक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग रिस्क्स इन आउटसोर्सिंग। ये 28 नवंबर को इसका फाइनल ड्राफ्ट आ गया था। इसका जुलाई में एक ड्राफ्ट था, मुझे नहीं पता किसी ने ड्राफ्ट के ऊपर कमेंट दिए हैं या नहीं दिए, लेकिन ये फाइनल ड्राफ्ट आ गया है। इसमें कुछ चीज़ें 10 अप्रैल तक आपको पूरी करनी है, 10 अप्रैल 26 तक। उन सभी चीज़ों के बारे में आपसे बात करूँगा, लेकिन ये जब सर्कुलर में देखता हूँ, तो आप जानते ही हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को 4 कैटेगरीज़ में बाँटा गया है, T1, T2, T3 और T4। तो T3 और T4 को क्लब करके कुछ डायरेक्शन से और T1 और T2 को क्लब करके कुछ डायरेक्शन से। T1 और T2 जो 1000 करोड़ के डिपॉजिट के नीचे जो बैंक आते हैं उनके लिए थोड़े माइल्डर डायरेक्शन से, जिसको हम कहते हैं ना कि ग्रेडेड रेगुलेशन के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रयास कर रही है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स नहीं होती है या बहुत सारी टेक्निकल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बैंक्स नहीं देती हैं। ऐसे कम से कम 800-900 बैंक इस देश में है। सो टेकिंग अ क्लू फ्रॉम दैट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड अ माइल्डर डायरेक्शंस। ये सर्कुलर जो है 44 पन्ने का है, पूरा भरा पड़ा हुआ है, लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, and you have to ensure that all your senior management personnel, including CEO, should be aware of the contents and its implications. सर्कुलर आके लगभग 2 महीने हुए हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में कई जगह पे आज भी कन्फ्यूजन है। मैं थोड़ा उन कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा। अब आप तो जानते ही हैं कि ये जो सर्कुलर है इसमें जो मेन पॉइंट्स है उसके ऊपर मैं बात करूँगा और उसके बाद में जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है उसके ऊपर बात करूँगा। ये पूरे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को नहीं, तो ये पूरे रेगुलेटेड एंटिटीज़ को है, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए उन्होंने अलग से डायरेक्शंस, अलग से ये डायरेक्टिव्स इश्यू किए गए हैं स्पेशली फॉर द कोऑपरेटिव बैंक। फॉर एनबीएफसी एंड कमर्शियल बैंक्स दे हैव डिफरेंट गाइडलाइंस। अब ये जो गाइडलाइंस है आउटसोर्सिंग के बारे में है। बैंक्स जो सर्विसेज देती हैं कस्टमर को, बहुत सारी सर्विसेज बैंक का पूरा स्टाफ देता है, जिसको आउटसोर्सिंग नहीं कहा जाता। जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज जो है, वो खुद जब सर्विसेज बैंक देती है वो आउटसोर्सिंग में नहीं आती है। आउटसोर्सिंग में क्या आता है, जब आप किसी भी बाहर वाले बंदे की सहायता लेते हो, यू टेक असिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइडर पर्सन, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन या फर्म या कंपनी with the object to help deliver banking products to the ultimate consumer। अभी इसमें मोटा-मोटा ये है कि बहुत सारी जो सर्विसेज होती हैं जिसके ऊपर आप स्टाफ रिक्रूट नहीं करते हो, आउटसोर्स कर लेते हो। जैसे कि कुरियर सर्विस हो गई, जैसे कि हाउसकीपिंग हो गया। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज होती हैं और ज़्यादा फ़ोकस ये जो डायरेक्शंस है, ये डायरेक्शंस का ज़्यादा फ़ोकस आपके टेक्नोलॉजी के बारे में है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि टेक्नोलॉजी में हम लोग 2013 में ही पूरा सीबीएस इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और सीबीएस इम्प्लीमेंट करने के बाद में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें आउटसोर्स करनी पड़ती है, जिसमें जैसे कि हम अगर मानते हैं कि हमारे पास डेबिट कार्ड है, तो डेबिट कार्ड का स्विच हम नहीं रखते हैं, हम स्विच किसी दूसरी कंपनी से लेते हैं। स्विच के बगैर आप एनपीसीआई से जुड़ नहीं सकते हो।
तो दैट्स एन आउटसोर्सिंग एक्टिविटी। तो ये जब आप टेक्नोलॉजी आउटसोर्स करते हो तो उसके आयाम क्या है, उसके बारे में क्या कहा गया है और बैंक को क्या करना चाहिए, ये पूरा कवर इस गाइडलाइंस में किया गया है। फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये सभी कोऑपरेटिव बैंक्स को एप्लीकेबल होता है, T1 से लेकर के T4 को। T1 और T2 के लिए कुछ माइल्डर वर्जन है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। T3 और T4 के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन है, उसके लिए उन्होंने चैप्टर भी कवर करवाए हैं। बोर्ड लेवल का इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है। उनका ये कहना है कि आउटसोर्सिंग आप करोगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जिम्मेवारी कम होती है। एज अ बैंक जो ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स कस्टमर एज वेल एज टुवर्ड्स रेगुलेटर वो मेंटेन्ड है, वो वैसा ही रहेगा। बोर्ड, एमडी, सीईओ, सीनियर मैनेजमेंट अकाउंटेबल रहेगा बोर्ड को। आप आउटसोर्सिंग करो या ना करो, वो अकाउंटेबिलिटी में कोई डाइल्यूशन नहीं है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये आप ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ आउटसोर्सिंग करवा दिया तो आपकी जिम्मेवारी खत्म होगी, ऐसा नहीं है। बार बार कम से कम 3 या 4 जगह पे उन्होंने ये कहा है कि आप सर्विसेज आउटसोर्स करो लेकिन फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल रिमेन विद द बोर्ड एंड द की मैनेजमेंट पर्सनल ऑफ द बैंक। तो उनका और ये किसमें कहना है कि अगर आप आउटसोर्सिंग करते हो तो आपको ये देखना है कि आपका जो इंटरनल कंट्रोल है या आपके जो बिजनेस कंडक्ट है या आपके जो डेटा सिक्योरिटी पॉइंट्स है या कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉइंट्स है या आपकी रेपुटेशन है या आपकी इंटीग्रिटी है, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज होना नहीं चाहिए, वो वीक नहीं होना चाहिए। ये कम से कम 3 या 4 जगह पे उन्होंने कहा है कि भैया आउटसोर्सिंग करो, जिम्मेवारी आपकी है। और ये इंटरनल कंट्रोल से लेकर के बिजनेस कंडक्ट तक, जो एक संडे में मैंने रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट के बारे में एक वीडियो बनाया था, उनका ये कहना है कि वो जिम्मेवारी आपकी जो है वो कम नहीं होती है। और आउटसोर्सिंग के बारे में उन्होंने क्लैरिटी क्या लाई है कि आप क्या आउटसोर्स नहीं कर सकते हो। T1 T2 के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है, उसके बारे में भी मैं बाद में बात करूंगा इसी वीडियो में। सो अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। जो कन्फ्यूजन कई बार होता है, यार ये हमें अप्लाई होगा क्या नहीं होगा, इसकी क्लैरिटी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। तो जो एक्टिविटीज आप आउटसोर्स नहीं कर सकते हो वो क्या कहते हैं, बैंक की जो पॉलिसीज है, क्रेडिट पॉलिसी से लेकर के आईटी पॉलिसी तक, पॉलिसी फॉर्मुलेशन और गवर्नेंस, इसको आउटसोर्स नहीं किया जा सकता है। वो बैंक को खुद को तैयार करना पड़ेगा, तैयार रखना पड़ेगा। आपको इंटरनल ऑडिट और कंप्लायंस आप आउटसोर्स नहीं कर सकते हो। इंटरनल ऑडिट जो आपका डिपार्टमेंट है, कंप्लायंस जो आपका डिपार्टमेंट है, वो आउटसोर्स आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनल ऑडिट के लिए आप किसी सीए की हेल्प ना लो, ऐसा नहीं होगा। वो आप ले सकते हो क्योंकि वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। कंप्लायंस टू केवाईसी एएमएल ये आउटसोर्स नहीं हो सकता है। क्रेडिट सैंक्शन आउटसोर्स नहीं हो सकता है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में जो मास्टर डायरेक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट है, उसमें उन्होंने बताया ये है कि आप इन्वेस्टमेंट में जो पोर्टफोलियो आप मैनेज करते हो वो उसको आप आउटसोर्स नहीं कर सकते हो। और ये अलग अलग सब्जेक्ट के इन विषयों के बारे में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें उन्होंने कई बार स्पष्ट किया गया है। उन्होंने स्पष्टता इसमें बहुत अच्छी तरीके से लाई है। और हर एक आउटसोर्सिंग के बारे में आपको बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होना वो तो कॉमन है। आपको बैंक चलाना है तो कम से कम 30-35 पॉलिसीज तो कम से कम आपको बोर्ड अप्रूव्ड बनानी पड़ती है। तो आउटसोर्सिंग की भी पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी। क्या होना चाहिए पॉलिसी में, इंपॉर्टेंट क्या है पॉलिसी में, कि कौन सी एक्टिविटीज आउटसोर्स आप करोगे और सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होंगे, क्या पैरामीटर्स होंगे, और मटेरियल आउटसोर्सिंग क्या हो गया। अभी मटेरियल का शब्द कोई वस्तु या चीज के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया है। मटेरियल इस शब्द का इस्तेमाल सिग्निफिकेंस किस तरह से बैंक के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अनिवार्य है कि ये आउटसोर्सिंग करना ही जरूरी है।
पॉलिसी में आपको डेलीगेशन या आउटसोर्सिंग पॉलिसी में आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बेस्ड ऑन रिस्क एंड मटेरियलिटी करना बहुत ज़रूरी है. Mechanisms for monitoring, reviewing, and reporting outsourcing arrangements to the board with a frequency, maybe quarterly और half yearly. आपको वो पॉलिसी में आपको डिफाइन करना है. ये जो आउटसोर्सिंग की पॉलिसी होगी उसके ये मोटा मोटा कंटेंट्स क्या होनी चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ड ऑन दी सर्कुलर इटसेल्फ. सीनियर मैनेजमेंट जो आपका होता है या जिसको हम की मैनेजमेंट पर्सनल कहते हैं, उनको क्या करना है? उनको इवेल्युएशन ऑफ रिस्क करना है, मटेरियलिटी आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट्स उनको फाइनल करनी है, इम्प्लीमेंट करना है, पीरियोडिकल आउटसोर्सिंग सर्विसेज रिव्यू करना है, कम्युनिकेट मटेरियल आउटसोर्सिंग रिस्क, यानी जो भी आप आउटसोर्स कर रहे हो उसकी जो रिस्क होती है वो कम्युनिकेट करना है. बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान आपको देखना है, पीरियोडिक कॉन्टिंजेंसी टेस्टिंग आपको करना है. जब भी आप कोई चीज़ आउटसोर्स करते हो तो फेल्योर ऑप्शन आप किस तरह से मीट करोगे, ये आपको कंटिन्यूटी इस्टेब्लिश करनी है कि अल्टरनेटिव अरेंजमेंट आपकी किस तरह से होंगे, ये आपको देखना है. इंडिपेंडेंट रिव्यू होना चाहिए, ऑडिट ऑफ आउटसोर्सिंग कंप्लायंस भी इन्हें देखना है, और इंटरनल केपेबिलिटीज टू मैनेज आउटसोर्सिंग इफेक्टिवली ये सीनियर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जिसके रेफरेंसेस सर्कुलर में कई जगह पे आए हैं. बोर्ड का क्या आता है? बोर्ड का काम यह आता है कि उन्हें आउटसोर्सिंग के बारे में रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क फाइनल करना है. उन्होंने रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं, स्ट्रैटेजिक रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, लीगल रिस्क, एग्जिट स्ट्रैटेजी रिस्क, कॉन्टेम्पररी काउंटर पार्टी रिस्क, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, कंट्री रिस्क. अगर आप किसी बाहर के देश से कुछ आउटसोर्सिंग कर रहे हो तो उसके रिस्क, ये सभी रिस्क इवेल्युएट करके मिटिगेंट्स आपको प्रोवाइड करके पॉलिसी में फ्रेमवर्क आपको फाइनल करना है. ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी ओवरसाइट जो है पूरा आउटसोर्सिंग का वो बोर्ड की जिम्मेवारी रहेगी. कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये बैंक की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है. इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ कस्टमर डेटा, और जैसे भी अभी डेटा प्राइवेसी का बिल आया है जिसके लिए और अभी 15-16 महीने बाकी है, वो आने के बाद इसमें बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं. लेकिन उन्होंने इसमें सिर्फ इतना ही कहा है कि जो कस्टमर का डेटा है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, और उनका ये कहना है कि जो डेटा एक्सेस है, अगर आप टेक्नोलॉजी सर्विस भी आउटसोर्स करते हो तो डेटा एक्सेस भी आपको नीड टू नो बेसिस पे ही देना है. इसका रेफरेंस उन्होंने दिया है, और अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच इसमें होती है तो जो इंसिडेंट रिपोर्टिंग के साइबर सिक्योरिटी के गाइडलाइंस है वो आपको कंप्लाई करनी है. यू हैव टू इमीडिएटली इन्फॉर्म, और बैंक विल ऑलवेज रिमेन liable to the customers for any damages. The proof will always remain with that of a bank. आउटसोर्सिंग के आप जब सर्विसेज लेते हो तो आपके अग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स आप ये सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ करते हो, तो मोटा मोटा ये जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या की एलिमेंट्स अपेक्षित है इस गाइडलाइंस के द्वारा, कि दोनों पार्टियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉजेस होने चाहिए, डेटा प्रोटेक्शन सेफगार्ड इसमें होने चाहिए, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स और सर्विस लेवल डिफाइन होनी चाहिए, ऑडिट राइट्स एंड एक्सेस टू द रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड विद द एजेंसी विच इज गिविंग यू सर्विस, वो रिकॉर्ड भी अगर रिजर्व बैंक चाहेगी तो ऑडिट होने चाहिए. बैंक को भी उसका ऑडिट एंगल मेंटेन करना चाहिए. डेटा प्रिजर्वेशन ऑब्लिगेशंस जो बीआर एक्ट में डेटा प्रिजर्वेशन और रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन की जो प्रोविजंस है वो कंप्लाई होनी चाहिए. और सर्विस प्रोवाइडर की अगर सर्विस डेफिशिएंसी है तो उसमें से बाहर कैसे निकलना है, यानी एग्जिट क्लॉजेस जो है वो भी आपको प्रोवाइड करने हैं. अगर ज़रूरत पड़े तो वो एग्जिट क्लॉज आप इस्तेमाल करके किसी भी आउटसोर्सिंग वेंडर को आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो. आपको क्या एस्टैब्लिश करना है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ दिस आउटसोर्सिंग एक्टिविटी मे बी a specified department or a technology department can look into this activity. They will have to maintain the record of all the material outsourcing arrangements for a periodic review, maybe a quarterly review or a half yearly review, that has not been defined, but then you can do that.
conduct regular internal and external audits to assess the risk management adequacy and compliance adequacy. हम लोग ज़्यादातर ऑफशोर आउटसोर्सिंग करते नहीं है, लेकिन अगर आप करते हो तो RBI's ability to supervise and inspection is not affected. अगर किसी दूसरे देश से आप करते हो तो ये इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए. रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द होस्ट जुरिस्डिक्शन डू नॉट ओवरराइड द इंडियन प्रोटेक्शंस. नॉर्मली जो क्लाउड सर्विसेज अगर आप आउटसोर्स करते हो तो वो जो क्लाउड जो डेटा बेस होता है या डेटा फैसिलिटीज होती है वो इंडिया में होना अनिवार्य है. एक सिंगल छोटा सर्कुलर रिजर्व बैंक ने इशू किया गया है. जो क्लाउड एक्टिविटीज है आउटसोर्स करो किसी फॉरेन कंपनी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका जो डेटा सेंटर रहेगा वो इंडिया में रहना चाहिए. कॉन्टैक्ट एड्रेस और ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन होना ज़रूरी है. अगर किसी कस्टमर को कोई ग्रीवेंस है तो रोबस्ट कस्टमर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इसमें होना चाहिए. बैंक विल ऑलवेज रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग द कस्टमर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू आउटसोर्सिंग सर्विसेज. स्पेशली आप जब डेबिट कार्ड देते हो तो स्विच आउटसोर्स करते हो, कस्टमर की कंप्लेंट रिजॉल्व करने के लिए जो टाइम फ्रेम दिए गए हैं रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट में उसका रेफरेंस है, वो कंप्लायंस आपको होना चाहिए. पुराने जितने भी सर्कुलर्स है वो रिपील कर दिए गए हैं, और ये जो सर्कुलर है ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया. जो प्रिंसिपली इसमें जो कहा गया है वो इसमें मैंने आपको बता दिया कि क्या इसमें है. ये आउटसोर्सिंग गाइडलाइंस में एक्सक्लूडेड क्या क्या है. हाउसकीपिंग एक्सक्लूडेड है. ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस एंड सर्टेन रेगुलेटेड एंटिटी सर्विसेज है. एग्जिस्टिंग अगर सर्विस प्रोवाइडर है वो अगर ये आउटसोर्सिंग की गाइडलाइंस में नहीं आता है तो 10 अप्रैल 26 तक या रिन्यूअल के पहले वो कंप्लायंस में आ जाना चाहिए. बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है. बोर्ड विल हैव टू इन्वॉल्व. प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ में उन्होंने ये कहा है कि इंटरनल ऑडिट, KYC, क्रेडिट सैंक्शन वगैरह होनी नहीं चाहिए. आउटसोर्स इसको आप नहीं कर सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है. ये जो प्रोहिबिशन है ये वो T1 से लेकर के T4 तक कॉमन है. T1 के लिए उन्होंने कुछ रिलीफ दिया है. T1 के लिए परमिसिबल एक्टिविटीज में उन्होंने दिया है कि बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी करके वो डेटा प्रोसेसिंग से लेकर के लोन प्रोसेसिंग भी आउटसोर्स कर सकते हैं. लेकिन लोन प्रोसेसिंग पोस्ट क्रेडिट सैंक्शन वाला जो प्रोसेसिंग होता है, पोस्ट सैंक्शन विजिट वगैरह है, वो आउटसोर्स कर सकते हैं. IT एनेबल्ड सर्विसेज वो आउटसोर्स कर सकते हैं. स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर सपोर्ट वो आउटसोर्स कर सकते हैं. जो 2-3 या 3 चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में जो है वो T1 और T2 बैंक को एग्जाम्पशन उन्होंने दिया गया है. सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स आउटसोर्स के लिए T1 T2 को एग्जाम्पशन ऑलरेडी है ही, तो ये आपको ध्यान में रखना है. T1 और T2 को जो SLAs होंगे उसमें ऑडिट राइट्स अच्छी तरह से मेंटेन करना है, ये आपको ध्यान में रखना है. मटेरियल आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट सिंपल है कि भाई तुम्हारे रेपुटेशन पे, तुम्हारे बैंक के बिजनेस पे या बिजनेस कंटिन्यूटी पे इम्पैक्ट करने वाला कोई भी आउटसोर्सिंग होगा तो उसका मटेरियलिटी डेफिनेशन हर एक बोर्ड को डिसाइड करना है. थ्रेशोल्ड लिमिट डिफाइन नहीं किया है, हर एक बोर्ड को डिफाइन करना है कि भाई थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगा. ऐसा है 15-20 मिनट में इतना कॉम्प्लेक्स सर्कुलर एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है. मैं ये मानता हूं कि काफ़ी दिनों से 2020 के आसपास आउटसोर्सिंग का ओरिजिनल गाइडलाइंस आया था, ये रिफाइंड गाइडलाइंस है. तो हम लोग जानते ही हैं कि आउटसोर्सिंग के बारे में हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी हैव टू इंश्योर दैट वी कंप्लाई विथ ऑल दी गाइडलाइंस. और साइबर सिक्योरिटी के नॉर्म्स जो है लेवल 1 से लेकर के लेवल 4 तक, उसमें कई जगह पे आउटसोर्सिंग उन्होंने परमिट किया है. जैसे कि लेवल 1 और लेवल 2 बैंक को सीसो की जो सर्विसेज होती है वो आउटसोर्स कर सकते हैं. ऐसी क्लैरिटी, इंटरडिपेंडेंसी उन्होंने बहुत सारी गाइडलाइंस में दी है. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है जो बोर्ड मेंबर्स को और टॉप मैनेजमेंट को मालूम होना ज़रूरी है.
मालूम तो होगा ही, लेकिन अगर इसमें आपको कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ दिक्कतें हैं, तो बताइएगा। वी विल बी एबल टू हेल्प यू विथ योर क्यूरीज। और इसमें सवाल तो बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन आपको जो भी सवाल है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल देता ही हूँ। कोई भी डिफ़िकल्टी हो पूछिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आपकी बैंक कंप्लायंट बैंक बनी रहे। वी शुड ऑल कंप्लाई विद द रेगुलेटरी गाइडलाइंस, और उसमें अगर कुछ दिक्कत है तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आप वीडियो तो देखते हो, लेकिन यार वो लाइक का बटन दबाने में बहुत ही आनाकानी करते हो, टालते हो। लाइक कीजिएगा, जिससे कि वीडियो वायरल होने में मदद मिलती है। ये एक बात आप ध्यान में रखो, मुझे वीडियो वायरल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? दिस इज ओनली फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर। तो कॉमन पब्लिक आके कोई अपना चैनल देखे, ये कोई अपेक्षा नहीं होती है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि लगभग 1 लाख के करीब अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर में एम्प्लॉयज हैं। अलग अलग लेवल पे ऑफिसर हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। 25-30 हज़ार डायरेक्टर्स हैं। इन उन सब तक हमारा चैनल पहुँचे, यही अपेक्षा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आस्किंग मी क्वेश्चंस। लेट्स रिमेन इन टच एंड रिमेन कनेक्टेड। थैंक यू।